आज हम बाबा के गुरुकुल में बिपिन चंद्र द्वारा लिखित आधुनिक भारत के इतिहास के चैप्टर 13 स्वराज्य के लिए संघर्ष पार्ट सेकंड नई शक्तियों का आविर्भाव को पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। अगर आप पहले दो पार्ट को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें जिससे कि उनको भी फायदा हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रवादी राजनीति 1935 से 1939 तक। 1935 का भारत सरकार कानून। नवंबर 1932 में जब कांग्रेस संघर्ष के मझधार में थी तब लंदन में एक बार फिर कांग्रेस के बिना तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें हुए विचार विमर्श का परिणाम अंततः 1935 के भारत सरकार कानून के रूप में सामने आया। इस कानून में एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता के आधार पर एक नई शासन प्रणाली की व्यवस्था की। यह संघ यानी फेडरेशन ब्रिटिश भारत के प्रांतों तथा रजवाड़ों पर आधारित था। केंद्र में 2 सदनों वाली एक संघर्षीय विधायिका की व्यवस्था थी जिसमें रजवाड़ों को भिन्न भिन्न प्रतिनिधित्व दिया गया था, मगर रजवाड़ों के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा नहीं किया जाता बल्कि उन्हें वहीं के शासक मनोनीत करते। ब्रिटिश भारत की केवल 14% जनता को मताधिकार प्राप्त था। इस विधायिका में राष्ट्रवादी तत्वों को काबू में रखने के लिए राजा महाराजाओं का उपयोग किया गया था, मगर फिर भी इसे कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी गई थी। रक्षा तथा विदेश विभाग इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे, जबकि दूसरे विषयों पर गवर्नर जनरल का विशेष नियंत्रण था। गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार करती और वे उसी के प्रति उत्तरदायी थे। प्रांतों के अधिक स्थानीय अधिकार दिए गए थे। प्रांतीय विधान सभाओं के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों का प्रांतीय प्रशासन के हर विभाग पर नियंत्रण था। उन्हें कानूनी गतिविधियों पर निषेधाधिकार तथा अपने कानून बनाने के अधिकार थे। इसके अलावा नागरिक प्रशासन और पुलिस पर उनका पूरा नियंत्रण था। यह कानून राष्ट्रवादियों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका क्योंकि आर्थिक और राजनीतिक शक्ति अभी भी ब्रिटिश सरकार के हाथों में केंद्रित थी। विदेशी शासन पहले की तरह ही जारी था। हाँ, कुछ एक लोकप्रिय और चुने हुए नेता भारत के ब्रिटिश शासन के ढांचे में और जुड़े। कांग्रेस ने पूरी तरह निराशाजनक कहकर इस कानून की निंदा की। इस कानून के संघर्षीय पक्ष को कभी लागू नहीं किया गया, पर प्रांतीय पक्ष जल्द ही लागू कर दिए गए। इस 1935 के इस कानून का कड़ा विरोध करने के बावजूद कांग्रेस ने इसके अंतर्गत होने वाले चुनाव में भाग लेने का निर्णय किया और इस घोषित लक्ष्य के साथ कि वह इस कानून की अलोकप्रियता सिद्ध करेगी। कांग्रेस के तूफानी चुनाव प्रचार को जनता का एक व्यापक समर्थन मिला। हालांकि गांधी जी ने एक भी चुनाव सभा को संबोधित नहीं किया। फरवरी 1937 में हुए इस चुनाव में यह बात निश्चित रूप से सिद्ध हो गई कि जनता का एक बड़ा भाग कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस ने अधिकांश प्रांतों में भारी जीत हासिल की। 11 में से 7 प्रांतों में जुलाई 1937 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने। बाद में कांग्रेस ने 2 प्रांतों में साझी सरकारें भी बनाईं। केवल बंगाल और पंजाब के प्रांतों में ही गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बन सके। पंजाब में कम्युनिस्ट पार्टी ने और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई। अब हम कांग्रेसी मंत्रिमंडल को पढ़ेंगे। स्पष्ट है कि
कांग्रेस मंत्रिमंडल भारत में ब्रिटिश शासन के बुनियादी साम्राज्यवादी चरित्र को बदलने और एक नए युग आरंभ करने में सफल रहे। फिर भी 1935 के कानून के अंतर्गत उन्हें जो सीमित अधिकार प्राप्त थे, उनके सहारे उन्होंने जनता की दशा सुधारने के सचमुच प्रयास किए। कांग्रेसी मंत्रियों ने अपना वेतन खुद घटाकर 500 रुपये प्रति माह कर दिया। उनमें से अधिकांश रेलों में दूसरे या तीसरे दर्जे में चलते। ईमानदारी और जनसेवा के नए मानदंड उन्होंने स्थापित किए। अनेक क्षेत्रों में उन्होंने सकारात्मक निर्णय लिए। उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया, प्रेस और अतिवादी संगठनों पर लगे प्रतिबंध हटाए। मजदूर संघों और किसान सभाओं को उन्होंने काम करने और बढ़ने की छूट दी। पुलिस के अधिकार कम किए और क्रांतिकारियों समेत राजनीतिक कैदियों को बड़ी संख्या में रिहा कर दिए। बटाईदारों के अधिकारों और बटाईदारों की सुरक्षा के लिए उन्होंने अनेक कृषि कानून बनाए। मजदूर संघों ने पहले से अधिक मुक्त महसूस किया और मजदूरी बढ़वाने में सफल रहे। कांग्रेसी सरकारों ने चुने हुए क्षेत्रों में नशाबंदी लागू की, हरिजन कल्याण के काम किए तथा प्राथमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य पर पहले से अधिक ध्यान दिया। खादी और दूसरे ग्रामीण उद्योगों को समर्थन दिया गया। आधुनिक उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिला। सांप्रदायिक दंगों से सख्ती से निपटना कांग्रेसी मंत्रिमंडल की एक प्रमुख उपलब्धि थी। सबसे बड़ा लाभ तो मानसिक लाभ था। लोगों को लगा कि वह विजय और स्वशासन की हवा में सांस ले रहे हैं। जो लोग अभी तक जेलों में बंद थे, अब वह मंत्री के रूप में शासन का कार्य कर रहे थे। क्या यह एक बड़ी उपलब्धि नहीं थी? 1935 से 1939 के काल में कुछ और महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं भी घटी, जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन और कांग्रेस को एक तरह से नया मोड़ दिया। अब हम समाजवादी विचारों का प्रसार को पढ़ेंगे। इस सदी के चौथे दशक में कांग्रेस के अंदर और बाहर समाजवादी विचारों का तेजी से प्रसार हुआ। 1929 में अमेरिका में एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आई, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में छा गई। दूसरे पूंजीवादी देशों में उत्पादन और विदेशी व्यापार में बहुत बड़ी गिरावट आई। इससे जनता की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल गई। एक समय स्थिति ऐसी हो गई थी जब ब्रिटेन में 30 लाख, जर्मनी में 60 लाख और अमेरिका में 120 लाख लोग बेरोजगार थे। दूसरी ओर सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति इसके ठीक विपरीत थी। वहां गिरावट तो नहीं आई, बल्कि 1929 और 1936 के बीच पहली 2 पंचवर्षीय योजना सफलतापूर्वक लागू की गई, जिससे सोवियत औद्योगिक उत्पादन 4 गुना से भी अधिक हो गया। इस तरह विश्वव्यापी मंदी के कारण पूंजीवादी प्रणाली बदनाम हो गई और लोगों का ध्यान मार्क्सवाद, समाजवाद और आर्थिक योजना के विचार की ओर गया। परिणाम स्वरूप अधिकाधिक लोग, खासकर युवक, मजदूर और किसान समाजवादी विचारों की ओर खींचे चले गए। राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभिक दिनों से ही उसका सुझाव निर्धन जनता की ओर था। 1917 की रूसी क्रांति के प्रभाव से राजनीतिक मंच पर गांधी जी के उदय से तथा दूसरे और तीसरे दशकों में शक्तिशाली वामपंथी गुटों के बनने से यह प्रवृत्ति और मजबूत हुई। राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर और दूसरे देशों के बड़े पैमाने पर एक समाजवादी भारत की तस्वीर के लोकप्रिय बनाने में जवाहरलाल नेहरू ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांग्रेस के अंदर वामपंथी प्रवृत्ति के मजबूत होने का परिणाम यह था कि 1929, 1936 और 1937 में जवाहरलाल नेहरू तथा 1938 और 1939 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए विजयी हुए। नेहरू का तर्क था कि राजनीतिक स्वाधीनता का अर्थ जनता की आर्थिक मुक्ति, खासकर
मेहनती किसानों की सामंती शोषण से मुक्ति होनी चाहिए। 1936 में लखनऊ अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में नेहरू ने कांग्रेस से आग्रह किया कि वह समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाए तथा खुद को किसान और मजदूर वर्गों के और भी पास लाए। उनका विश्वास था कि मुस्लिम जनता को उनके प्रतिक्रियावादी सांप्रदायिक नेताओं से दूर हटाने का यही सबसे अच्छा उपाय था। उन्होंने कहा, मेरा विश्वास है कि विश्व की समस्याओं और भारत की समस्याओं का एकमात्र समाधान समाजवाद है, और जब मैं इस शब्द का उपयोग करता हूं तो इसे स्पष्ट मानवतावादी नहीं बल्कि वैज्ञानिक आर्थिक अर्थ में करता हूं। इसका मतलब है कि हमारे राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में व्यापक तथा क्रांतिकारी परिवर्तन, कृषि और उद्योग के निहित स्वार्थों का उन्मूलन तथा भारत के सामंती और निरंकुश रजवाड़ों की प्रणाली की समाप्ति। इसका अर्थ है कि एक संकुचित अर्थ को छोड़कर निजी संपत्ति का उन्मूलन तथा वर्तमान मुनाफा प्रणाली की जगह सहकारी सेवा के उच्चतर आदर्शों की स्थापना। अंततः इसका अर्थ है हमारी सहज वृत्तियों, आदतों और इच्छाओं में परिवर्तन। संक्षेप में इसका अर्थ है वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में से मूल गामी अर्थ में भिन्न एक नई सभ्यता। देश में मूलगामी शक्तियों के प्रसार का प्रमाण जल्द ही कांग्रेस के कार्यक्रम तथा नीतियों में भी देखा गया। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर वह प्रस्ताव था जिसे कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के आग्रह पर पारित किया। प्रस्ताव में घोषणा की गई कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक स्वाधीनता में लाखों लाख भूखे लोगों की वास्तविक आर्थिक स्वाधीनता भी शामिल होनी चाहिए। वास्तव में जनता को मूल नागरिक अधिकारों, जाति, पंथ, लिंग के भेद के बिना कानून के आगे सबकी समानता, सार्वभौमिक बालिग मताधिकार के आधार पर चुनाव तथा मुक्ति और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की जमानत दी गई थी। लगान व मालगुजारी में काफी कमी, लाभहीन जोतों के लिए लगान काफी, खेतिहरों के कर्जों में तथा सूदखोरों के नियंत्रण से राहत, जीवन यापन योग्य मजदूरी समेत मजदूरों के लिए बेहतर दशाओं, महिला मजदूरों के लिए काम के सीमित घंटों और सुरक्षा, मजदूरों तथा किसानों के लिए संगठित होने और यूनियन बनाने के अधिकार तथा प्रमुख उद्योगों, खदानों और यातायात के साधनों पर राज्य का स्वामित्व या नियंत्रण जैसे वादे भी इस प्रस्ताव में किए गए थे। कांग्रेस के अंदर मूलगामी प्रवृत्ति का एक और प्रमुख रूप कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन के प्रस्तावों व 1936 के चुनाव घोषणा पत्र में देखने को मिला। इसमें कृषि प्रणाली का मूलगामी रूपांतरण करने, लगान और मालगुजारी में काफी कमी करने, ग्रामीण ऋण कम करने तथा आसान शर्तों पर ऋण देने के वादे किए गए थे। इसके साथ ही सामंती वसूलों को समाप्त करने, बटाईदारों को बटाईदारी की सुरक्षा देने, खेत मजदूरों को जीवन यापन योग्य मजदूरी दिलाने तथा मजदूर संघ और किसान सभाएं बनाने व हड़ताल करने के अधिकार देने के भी वादे किए गए थे। 1945 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित करके जमींदारी उन्मूलन का भी अनुमोदन किया था। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। इस समय कांग्रेस ने आर्थिक योजना का विचार अपनाया और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय योजना समिति बनाई। नेहरू, दूसरे वामपंथियों तथा गांधी जी ने भी चंद्र लोगों के हाथों में धन का केंद्रीकरण रोकने के लिए बड़े उद्योगों का सार्वजनिक क्षेत्र में रखने की वकालत की। वास्तव में चौथे दशक की एक प्रमुख घटना यह थी कि गांधी जी ने
भी मूलगामी आर्थिक नीतियों को अधिकाधिक स्वीकार किया। 1933 में नेहरू से सहमत होकर उन्होंने कहा कि निहित स्वार्थों में एक बड़े परिवर्तन के बिना जनता की स्थिति को कभी नहीं सुधारा जा सकता। उन्होंने जमीन जोतने वालों का सिद्धांत भी मान लिया और 1942 में घोषणा की कि जमीन उनकी है जो उस पर मेहनत करते हैं और किसी की नहीं। कांग्रेस के बाहर समाजवादी प्रवृत्ति का एक परिणाम यह भी था कि 1935 के बाद पूरन चंद्र जोशी के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रसार हुआ और 1934 में आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। 1938 में गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अंदर गांधी जी और उनके समर्थकों के विरोध के कारण बोस अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने को मजबूर हो गए। फिर उन्होंने और उनके अनेक वामपंथी समर्थकों ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1939 तक आते आते कांग्रेस के अंदर मौजूद वामपंथी सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर 1/3 वोट जुटा सकने में समर्थ हो चुका था। इसके अलावा चौथे और पांचवें दशक में समाजवाद भारत के अधिकांश राजनीतिक चेतना प्राप्त युवकों का विश्वास अपना रूप ले चुका था। चौथे दशक में ऑल इंडियन स्टूडेंट फेडरेशन तथा अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की भी स्थापना हुई। अब हम किसान और मजदूर आंदोलन को पढ़ेंगे। चौथे दशक में भारत के किसानों और मजदूरों में राष्ट्रव्यापी जागरण देखने को मिला। 1920 से 1922 तथा 1930 से 1934 के दो राष्ट्रवादी आंदोलनों ने किसान और मजदूरों का बड़े पैमाने पर राजनीतिकरण किया था। 1929 के बाद भारत तथा शेष विश्व पर जिस आर्थिक मंदी की मार पड़ी उसने भारतीय किसान मजदूरों की दशा भी बिगाड़ दी थी। 1932 के अंत तक खेतीहर पैदावार की कीमतें 50% से अधिक गिर चुकी थीं। अब पूरे देश में किसान भूमि सुधारों, मालगुजारी और लगान में कमी तथा कर्ज से राहत की मांग करने लगे थे। कारखानों और बागानों के मजदूर अब काम की बेहतर परिस्थितियों तथा ट्रेड यूनियन अधिकार दिए जाने की बढ़ चढ़कर मांग कर रहे थे। नागरिक अवज्ञा आंदोलन तथा वामपंथी पार्टियों और गुटों ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक ऐसी नई पीढ़ी पैदा की जो किसानों और मजदूरों के संगठन के लिए समर्पित थी। परिणाम स्वरूप शहरों में ट्रेड यूनियनों का तथा पूरे देश में खासकर संयुक्त प्रांत, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और पंजाब में किसान सभाओं का तेजी से प्रसार हुआ। 1936 में स्वामी शाहजहानंद सरस्वती की अध्यक्षता में पहला अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से बना। तो यहाँ पर आपका ये पार्ट समाप्त हुआ। नेक्स्ट पार्ट में कांग्रेस और विश्व की घटनाएं को हम पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।